फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोग जो है दरोगा का सीरीज़ का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का स्टार्ट किए हैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसको बढ़ाते हुए आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी सेट 6 का डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन को देखने से पहले कुछ जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड फैक्ट्स है उसको देख लेते हैं। चलिए, पहला है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि सतपुड़ा पहाड़ी जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़ी, याद रखिएगा। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक में। बाबूबदन और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी स्थित है कर्नाटका में, सब याद रखिएगा। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? आपका तमिलनाडु में। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल को नीलगिरी की पहाड़ी पर होता है, याद रखिएगा। जब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों मिलता है तो मिलने वाली पहाड़ी को हम लोग क्या कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनयमुड़ी है, याद रखिएगा। अनयमुड़ी जो है आपके दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो इसका और सब वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, वरना आपको जो है चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, सॉरी वीडियो का लिंक। तो चलिए देखते हैं आज आगे वाला है कि भारत के पूर्वी समुद्री तट है उसका विभाजन। कि भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है उसका विभाजन किस हिसाब से हुआ, चलिए उसको देखते हैं। कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो है कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक, याद रखिएगा। कोरोमंडल तट जो आपका कोरोमंडल तट जो है आपका तमिलनाडु के तट को हम लोग कोरोमंडल तट भी कहते हैं। और आपका केरल वाले तट को हम लोग मालाबार तट कहते हैं, याद रखिएगा। कुलकुंडा के तट कहाँ पर है? कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक। और उत्तरी सरकार तट जो कि आपका उड़ीसा की तरफ, उड़ीसा आंध्र प्रदेश की तरफ, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट। चलिए देखते हैं कि भारत में जो है प्रमुख बंदरगाह है, जो है उस बंदरगाह पर भारत के पूर्वी तट पर स्थित, यानी कि भारत का पूर्वी तट यानी कि इधर वाला जो तट है इस पे स्थित प्रमुख बंदरगाह को देखते हैं हम लोग। पहला है पारादीप बंदरगाह, ये आपका कहाँ पर है? उड़ीसा में है। उड़ीसा के बाद आपका आता है पश्चिम बंगाल वाला बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, जिसको पश्चिम बंगाल में है। विशाखापट्टनम आपका कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद और आगे देखते हैं हम लोग कि ये जो आप, ये तो था आपका पूर्वी तट वाला, पश्चिमी तट वाला देखते हैं। पश्चिमी तट वाला बंदरगाह जो भारत का पश्चिमी समुद्री तट पर उसका विभाजन है। देखिए, पहला है कोंकण तट। कोंकण तट आपका गुजरात से गोवा तक है, याद रखिएगा। उसके बाद फिर इसका हम लोग प्रमुख बंदरगाह को देखेंगे। कोंकण तट आपका कहाँ है? गुजरात से गोवा तक। केनरा तट आपका कहाँ है? गोवा से मंगलुरु तक। और मलाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी, यानी कि केरल वाले तट को हम लोग मलाबार कहते हैं। उससे ऊपर केनरा और उससे ऊपर होता है क्या? गुजरात से और गोवा के बीच कोंकण तट, याद रखिएगा। और इस पर देखते हैं हम लोग प्रमुख बंदरगाह कौन कौन है भारत के पश्चिमी तट। पूर्वी तट पर हम लोग देख लिया, पश्चिमी तट पर कौन कौन बंदरगाह है? पहला है कांडला बंदरगाह गुजरात में। मारमा गोवा बंदरगाह गोवा में। मुंबई महाराष्ट्र में। नाहरसोवा महाराष्ट्र में। मंगलुरु कर्नाटक। कोच्चि केरल में। ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सब है फैक्ट। चलिए आगे है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर आपका कहाँ स्थित है? दक्षिण अंडमान में, याद रखिएगा। पूछेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो राजधानी है जिसको हम लोग पोर्ट ब्लेयर कहते हैं, तो पोर्ट ब्लेयर है कौन सा अंडमान में? तो दक्षिणी अंडमान में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे ऊंची चोटी यानी कि सबसे हाईएस्ट पीक कौन है? सैडल पीक है, याद रखिएगा। अब पंबन द्वीप स्थित है कहाँ? मन्नार की खाड़ी में। तो दोस्तों, हम लोग आज चलिए देखते हैं आज का सेट का पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, मोना लोआ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? देखिए, मोना लोआ जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। बहुत दिनों के बाद इसमें विस्फोट हुआ है। 68 बीपीएससी में ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था करंट अफेयर्स के तौर पे। तो मोना लोआ कौन सा निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी हो गया? अब ये सक्रिय ज्वालामुखी हो गया। आगे है, भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? तो जंगली गधा का निवास जो आपका कहाँ है? कच्छ के रण में है, जो कि गुजरात में, याद रखिएगा। जंगली गधा पाया। आगे है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जिसको हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? दक्षिणतम बिंदु तो है, लेकिन भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो 876 किलोमीटर, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। आगे है, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित दर्रा निम्न में से कौन सा? अरुणाचल प्रदेश में आपका जो है बोमडिला दर्रा है, याद रखिएगा। आगे ब्राह्मणी नदी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? तो ब्राह्मणी नदी जो माही नदी की सहायक नदी है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें। ये सिर्फ आपका दरोगा में ही काम नहीं आने वाला। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, या आपका हो जाए इधर 69 बीपीएससी जो है उसका, किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं जहाँ भी जीके जीएस पूछा जाता है, उन सभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे है, मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है। तो ऊंची कीमतों के आधार पर इसको वर्णित किया जा सकता है। आगे है, भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? इसको जो है न्यूनतम रिजर्व अनुपात कहा जाता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। यानी उत्पादन क्षमता अपर्याप्त हो तो संरचनात्मक बेरोजगारी हो जाता है। आगे है, बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर बैंक के दर में हम लोग क्या करते हैं? कमी कर दें तो ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऋण जो है क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कोड, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है, यानी कोड जिनमें से कौन किसका नाम नहीं है, खेल परिसर से संबंधित नाम नहीं है? तो 10 का आंसर आपका पोलो से संबंधित ये नहीं है। आगे है, फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? देखिए, ऑस्कर पुरस्कार हम लोग सभी जानते हैं, तो लेकिन इसका शुरुआत कब से किया गया था? तो 1929 ईस्वी से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? बिस्मिल्लाह खां का जो है आपका शहनाई से था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्थल सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वी कमान का जो मुख्यालय है आपका कहाँ है?
कोलकाता में, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन करेक्ट यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। आगे है विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए आदिवासी दिवस जो है आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन जो आपका क्योटो में किया गया था 1997 में, याद रखिएगा। आगे और देखते दोस्तों, आगे है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कौन सा वन का संवर्ग नहीं है। इसका आंसर है आपका राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन का संवर्ग नहीं है। तो राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, बाकी संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, उपयुक्त दोनों से है, लेकिन वो वाला जो है कि आपका राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इनमें से देखिए कि बांदीपुर कर्नाटक ये सही है, राष्ट्रीय उद्यान है। राजाजी उत्तराखंड ये भी सही है। सिमलीपाल उड़ीसा ये भी सही है। पिन वैली सिक्किम ये क्या आपका गलत है। तो ऑप्शन 17 का डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है। तो 18 का आंसर है आपका ऑप्शन ए रबड़। किस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता था। कौन से वेद को पढ़ने वाले रचना को होत्री कहा जाता था। ऋग्वेद को पढ़ने वाली रचनाओं को होत्री कहा जाता था। पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था, होत्री, यानी जो ऋग्वेद पढ़ता था उसे होत्री कहा जाता था। आगे है निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है। इनमें से कौन है जो कि वेदांग नहीं है। तो ये शिक्षा, कल्प, निरुक्त है, लेकिन ज्ञान जो इसमें वेदांग नहीं है। 6 को वेदांग याद रखिएगा, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, इस तरह से और 2 है। अब लेकिन ये जो है ज्ञान इसमें जैसे नहीं है। निम्नलिखित में दर्शन तथा उनके प्रवर्तकों में कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन किसके प्रवर्तक है। न्याय गौतम है, सांख्य कपिल, उत्तरी मीमांसा जैमिनी, वैश्विक उलूक। इसमें से आपको बताना है कि किसका सुमेलन सही नहीं है। उत्तरी मीमांसा जैमिनी ये क्या आपका गलत है, ये सुमेलित नहीं है। आगे है देखते हैं दोस्तों, आगे है निम्नलिखित में कौन सा, यानी कि न्याय कपिल याद रखिएगा, सांख्य न्याय गौतम, सांख्य कपिल और वैश्विक उलूक, यानी वैश्विक उलूक या कनाद ऋषि से भी जानते हैं हम लोग, वो सब सभी है, लेकिन उत्तरी मीमांसा जैमिनी सही नहीं है, बद्ररायन होगा उसका, पूर्व मीमांसा जैमिनी था। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रमण है। तो 22 का आंसर है आपका ऑप्शन ए अकबर, जहांगीर, शाहजहां, जहांगीर, ये क्या है गलत जो है क्या है गलत अनुक्रमण है। बाकी अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां ये सही है। फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ये सही है। बाबर, हुमायूं, अकबर ये भी सही है, लेकिन अकबर के बाद शाहजहां ये क्या है गलत था। अकबर के बाद जहांगीर अगर होता तो फिर सही हो जाता। आगे है निम्नलिखित में से किससे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर है नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सिकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया था। फतेहपुर सिकरी 1571 ईस्वी में लेके आया था, याद रखिएगा। झलकी की संधि निम्न में से किसके मध्य हुई थी। झलकी की संधि जो है आपका निजाम एवं बालाजी महाराज के बीच हुआ था। हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी महाराज के बीच हुआ था। बालाजी बाजीराव जो ये लोग जो है पेशवा थे, याद रखिएगा, मराठों के बीच हुआ था। चार्ल्स मेटकाप तथा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी। तो इसका आंसर है आपका 1809 ईस्वी में हुई थी। 18 सुल्तान की क्रांति को किसने पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा था। कौन कहा था 18 सुल्तान जो है क्या एक सिपाही विद्रोह था। तो लॉरेंस एवं सीले दोनों ने इसे सिपाही विद्रोह कहा था, लेकिन सावरकर जी थे तो वी.डी. सावरकर, वो इसे राष्ट्र आंदोलन कहा था। फरैजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो फरैजी आंदोलन का नेतृत्व सरायतुल्लाह मियाँ किया था, याद रखिएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। आगे राष्ट्रपद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक एवं अनुमोदक होते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए कितना आदमी का प्रस्तावक के रूप में और कितना अनुमोदक के रूप में होते हैं। तो 29 का आंसर है। 50 प्रावस्थक में 50 अनुमोदक होता है, तो 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या भी कितना है, 84 है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कार्य अवधि होती है। तो प्राक्कलन समिति का कितना होता है, मई अप्रैल, यानी मई से लेकर अप्रैल तक के प्राक्कलन समिति का क्या होता है, कार्य अवधि होता है। आगे है जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव जो है आपका 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया। विधि का निर्माण किससे लिया गया है, तो ब्रिटेन से। आगे है किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने, देखिएगा 68 बीपीएससी में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन छपा था इस बार 68 बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है कि प्रक्रिया विधि का जो है निर्माण कहाँ से लिया है, तो ब्रिटेन से लिया है। आगे है किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। तो कौन सा वाद में, बेरूबाड़ी वाद में प्रस्तावना को जो है संविधान का अंग नहीं माना था, याद रखिएगा। 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। अल्पसंख्यकों का अनुच्छेद 29 में है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। इनमें से जो है ऑप्शन डी, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो है विदेशियों का नहीं है, याद रखिएगा। अभिव्यक्ति का अधिकार सिर्फ भारतीय को ही है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है, तो वित्त आयोग के। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपरिचित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसके दौरान कौन सा पदार्थ अपचयित होता है, तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या होता है, अपचयित होता है।
आगे है, सार्वजनिक मूत्रालय से गंध किस गैस के प्रभाव के कारण आता है? यानी कि सार्वजनिक जो मूत्रालय होता है वहाँ से बहुत ज़्यादा खतरनाक गैस का गंध आता है, वो कौन सा गैस के कारण आता है? 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अमोनिया। याद रखिएगा, अमोनिया के कारण ही वहाँ पर गंध फैलता है। निम्न में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक, देखिए मुख्य घटक पूछा है, तो 40 का आंसर हो जाता है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मीथेन हो जाएगा। गति के नियम को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो गति के नियम को जो कौन प्रतिपादित किया था? न्यूटन। याद रखिएगा, ये जो है 67 बीपीएससी जो था उसमें पूछा गया था क्वेश्चन। आगे देखिए दोस्तों, आगे है, निम्नलिखित में से कौन उष्मा की इकाई नहीं है? तो इसमें कौन है जो कि उष्मा की इकाई नहीं है? कि देखिए कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल, ये सभी उष्मा का है, लेकिन वाट जो है ये उष्मा की इकाई नहीं है, विद्युत शक्ति का है। आगे देखिए दोस्तों, आगे है, एक सुरंग में 1000 वाट क्षमता वाले 5 लगातार बल्ब 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, कुल विद्युत लागत कितनी होगी? तो 43 का आंसर आपका ऑप्शन बी, 10 यूनिट होगी। देख लीजिएगा उसको आप लोग। आगे है 43 के बाद 44 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लोहे पर जंग लगने से उसमें भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर लोहे पर जंग लगता है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या कहता है, इसका भार जो है आपका क्या होता है? अब पहला घटता है, फिर बढ़ता है, तीसरा अपरिवर्तित रहता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। लोहे पर जब जंग लगेगा तो लोहे का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जब फर्स्ट ऑफ ऑल जब जंग छपा हुआ है तब तक तो बढ़ेगा, जंग जैसे झड़ा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो अभी इसके अकॉर्डिंग अभी लगा हुआ है तो अभी बढ़ता है। आगे है, ब्रेसिका कैम्पिस्ट्रिस किस पौधे का वनस्पति नाम है? बेरिस्का का। बेरिस्का कैम्पेस्ट्रीज किसका नाम है? तो याद रखिएगा, ये 45 का आंसर है आपका ऑप्शन डी, सरसों के पौधे को बेरिस्का कैम्पेस्ट्रीज कहते हैं। देखिए, एक होता है वैज्ञानिक नाम, एक होता है कॉमन नेम। कॉमन नेम तो इसका सरसों हो गया, लेकिन अगर वनस्पति के अनुसार यदि देखिएगा वैज्ञानिक के नाम पे, तो इसका नाम क्या है? बेरिस्का कैम्पेस्ट्रीज। जिस तरीका से मानव का होमोसेपियंस हो गया, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ का है। आगे, निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी होती है? तो सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज जो क्या हो जाएगा आपका? प्रोफेज होता है। ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है? ग्लाइकोजन जो होता है उसका जमा कहाँ होता है? इसका यकृत तथा पेशियों में होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक कैटेलिस्ट है। ये जो है ना, जीव रासायनिक के लिए क्या है? कैटेलिस्ट का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होता है? यानी कार्बोहाइड्रेट जब पचता है तो उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? मोनोसेक्राइड, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, मोनोसेक्राइड होता है। यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? देखिए, यूरिया का निर्माण जो आपका कहाँ होता है? लीवर में होता है। दोस्तों, हम लोग फिर आज 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस कर लिया। अब अगर किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं उन सभी एग्जाम के लिए ये जो आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर वीडियो के लास्ट तक आप बने हुए थे तो वीडियो को एक बार लाइक कर लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।